Hello students, this is Karthik Gautam, your social studies teacher. This is chapter first of the geography, our environment. So now we are going to know what is an environment. Basically the surrounding things near us, including the buildings, road, trees, these all are comes together and make the environment. जितनी भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग होती हैं वही क्या बनाती हैं, एनवायरनमेंट बनाती हैं। ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जिस तरह के आप फ्रेंड्स के साथ रहेंगे उस तरह के एनवायरनमेंट में आप रहेंगे, आप वैसे ही हो जाएंगे। आप जैसी जगह पे रहते हैं वैसी ही नीड हो जाती है। जैसे अगर हम डाइवर्सिटी की जब कंट्री में बात करते हैं तो हम देखते हैं अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइप का फूड है, अलग अलग टाइप के कपड़े हैं, अलग अलग टाइप की लैंग्वेज है। तो वो क्या है, वहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट का ही इफ़ेक्ट है कि वहाँ की सारी चीज़ें सेम है। कहीं पे जब गेहूँ उगता ही नहीं होगा तो गेहूँ कैसे खाएगा इंसान। तो वो एनवायरमेंटल इफेक्ट है कि वहाँ पे नहीं होता। तो एनवायरनमेंट क्या होता है, सराउंडिंग थिंग्स नियर अस कम्स टुगेदर एंड मेक द एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट हो गया। और द मीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट को हम देखें, द टर्म एनवायरनमेंट इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एनवायर मीनिंग सराउंडिंग्स। आसपास की चीज़ों को ही एनवायरनमेंट कहते हैं। इन द सिंपल टर्म्स वट एवर वी सी इन अवर सराउंडिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड एनवायरनमेंट। जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं उनको क्या कहा जाता है, एनवायरनमेंट कहा जाता है। चाहे वो प्लेस हो, पीपल हो, थिंग्स हो, नेचुरल थिंग्स हो, ठीक है, मैन मेड थिंग्स हो, वो सारा एनवायरनमेंट है। तो अगर नेचुरल एनवायरनमेंट है तो मतलब नेचर से बना होगा, ठीक है। अगर ह्यूमंस ने क्रिएशन किया हुआ है तो वो ह्यूमन एनवायरनमेंट या बायोटिक एनवायरनमेंट कहलाएगा। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को देखेंगे हम। अब दो एनवायरनमेंट यहाँ देखने हैं, ए बायोटिक और बायोटिक। The abiotic environment comprises the ignorance of the non-living things in the environment on the basis of physical characteristics. It is divided into lithosphere, hydrosphere, and atmosphere. These, along with the biosphere, comparing our biotic environment, are also called the four realms of the earth. The lithosphere is the solid rock surface of the earth and makes the existence of the plants, animals, and the human being. अब बायोटिक environment में अगर हम लेयर्स देखें अर्थ की तो हमने क्या देखा, लिथोस्फीयर दिखा, हाइड्रोस्फीयर दिया, एटमॉस्फेयर दिखा। और उसमें हमें क्या पता चला कि लिथोस्फीयर जो है उस पर ही सारे लोग रहते हैं। मतलब ज़मीन का जो लास्ट सरफेस है जिस पर हम हैं उसको लिथोस्फीयर कहा जाता है, ऊपर का जो एयर का है उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है ना। हाइड्रोस्फीयर अलग है, वो जब अर्थ लेयर ऑफ अर्थ पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। अब वो क्या है, वो ही हमें तो सारी चीज़ें देता है। कौन देता है, हाइड्रोस्फीयर, जहाँ हम रहते हैं, पेड़ पौधे, घर। अगर हाइड्रोस्फीयर नहीं होगा, ज़मीनें नहीं होंगी तो घर नहीं बनेंगे, रोड्स नहीं होंगे, तो वो क्या होगा, एनवायरनमेंट वैसा बन ही नहीं पाएगा। बायोटिक एनवायरनमेंट क्या है, देयर आर थ्री रिलीम्स ऑफ स्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, converge to form a narrow zone of interaction, the biosphere, which supports life. Therefore it includes the biotic environment and also a biotic environment to a great extent. The biosphere is spread from the bottom of the ocean about 11,000 meter below the sea level to the peak of the loftiest mountain about 900 meter above the sea level. सी लेवल क्या है, सी लेवल एक मेजरमेंट है। सी लेवल से ही सारी चीज़ें नापी जाती हैं, चाहे वो लैंड हो तो वो नापी जाएगी, माउंटेन्स हो तो वो सी लेवल से नापे जाते हैं, प्लेट्यू हो तो वो सी लेवल से नापे जाएंगे। तो सी लेवल से हाइट को नापा जाता है, बायोस्फीयर को पूरा सी लेवल से ही नापा जाता है। द बायोस्फीयर इज़ द होम टू द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। दीज इंक्लूड द प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजिजर। अब कंज्यूमर, डिकम्पोजिजर्स और प्रोड्यूसर्स क्या हैं, तो हम क्या हैं, हम कंज्यूमर्स हैं। पेड़ पौधे क्या हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं, हम कंजप्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। और जब इंसान मर जाता है तो इंसान की बॉडी को डिकम्पोज कौन करता है, तो ये जो मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं जो सड़ाते हैं चीज़ों को, फंगीज, बैक्टीरिया से नहीं कहते हैं, वो डिकम्पोजिजर है। ये मैप जो बना हुआ है इसको आप देख लीजिए, ठीक है ना। प्लांट्स क्या हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनको खाते हैं छोटे छोटे एनिमल्स। तो जब इंसान अगर छोटे एनिमल्स को खाता है तो इंसान क्या हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा। अगर नहीं खाता है तो वो क्या है, सीधे डायरेक्ट पेड़ पौधों को खाता है, तो वो उस तरह से कंज्यूमर हो जाएगा। फिर छोटे एनिमल्स को बड़े एनिमल्स खाते हैं और बड़े एनिमल्स को और बड़े एनिमल्स खाते हैं, तो इस तरह से कंज्यूमर्स बनते हैं। और जब वो मर जाते हैं तो उनको क्या कौन खाता है, डिकम्पोजिजर, उनको बेकार करते हैं और सॉइल में मिला देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, तो वो डिकम्पोजिजर हैं। तो ये पूरा सिस्टम क्या बनाता है, फूड चेन बनती है इस तरह से। कैसे, जैसे पेड़ पौधे, पेड़ पौधों से ग्रेन्स या क्रॉप्स मिली,
क्रॉप्स को हमने खाया पहली चीज़, या छोटे एनिमल्स ने खाया दूसरी चीज़। छोटे एनिमल को उससे बड़े एनिमल ने खाया, अब उस बड़े एनिमल हिरन, खरगोश या फिर मुर्गा हुआ तो ये इंसान ने खाया, तो इंसान के पास दोबारा से वो चेन बन रही है ना बार बार, ठीक है ना। और या फिर उसको और बड़े एनिमल ने खा लिया, तो ये कंप्लीट चेन बन जाती है, तो ये एनवायरनमेंट की फूड चेन बन जाती है। ओके, अब आगे देखेंगे इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम इज अ सिस्टम फॉर्म्ड बाय द interaction of the all living organism with the each other and with the environment through transfer of energy and material. The science that deals with the study of interrelationship between the various form of life is called ecology. इकोसिस्टम की जो स्टडी होती है उसको इकोलॉजी कहा जाता है, पहली चीज़। अब इकोसिस्टम होता क्या है, तो सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेबल हैं, और डिपेंडेबल होने के साथ वो एक दूसरे के साथ सिस्टम बनाती हैं, तो उस सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम। जैसे ये देखिए आप, ठीक है, प्लांट्स कम्युनिटी है, प्लांट्स हैं, हैबिटेट है, रेन है, तो ये सारा क्या है, ये एक साथ सिस्टम बनाता है ह्यूमन की लिविंग के सेटिस्फैक्शन के लिए, जो उनकी सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है, तो उसको कहा जाता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, एक सिस्टम है जो इंटरेक्ट करता है सभी लिविंग थिंग्स को एक दूसरे से और एनवायरनमेंट के साथ, तो वो क्या है, इकोसिस्टम है। In the other word, it refers to a community of plants and animals with the particular physical environment which is linked by a flow of material through the non-living as well as the living section of system. All plants, animal and human being depend on the immediate surrounding. They are interpreted by each other also. That is the relation between the living organism as well as the relation between the organism and their surrounding from an ecosystem. ठीक है, अब अलग अलग इकोसिस्टम अलग अलग जगह पे होगा, क्योंकि लैंड मास एक जैसा हर जगह नहीं हो सकता। कहीं बारिश ज़्यादा होगी, कहीं बारिश कम होगी, ठीक है ना, कहीं पे बिल्कुल नहीं होगी, जैसे राजस्थान है बिल्कुल नहीं होती है, तो वहाँ का इकोसिस्टम अलग होगा, लाइफ स्टाइल अलग होगी, लोगों की सिस्टम ही अलग हो जाएगा, क्योंकि क्या है, रिसोर्सेज ही अलग हो जाएंगे। ठीक, यूपी का अलग होगा, वेस्ट बंगाल का अलग होगा, तमिलनाडु का अलग होगा, केरला का अलग होगा। ओके, ठीक है, अब ये सब मैनेज कैसे होते हैं, तो ह्यूज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कहीं पे रेन फॉरेस्ट होता है, कहीं पे डेजर्ट होता है, कहीं पे हिल्स है, कहीं पे माउंटेन्स हैं, तो अलग अलग जगह का अलग अलग इकोसिस्टम बनेगा। इकोसिस्टम कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। इकोसिस्टम क्लाइमेट या कंडीशंस के हिसाब से चेंज भी हो सकता है और लंबे टाइम तक परमानेंट भी रह सकता है। एंड इकोसिस्टम कैन बी नेचुरल और आर्टिफिशियल। इकोसिस्टम हम बना भी सकते हैं, बना कैसे सकते हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ठीक है ना, जहाँ पे ऐसे एनिमल्स को रखा जाता है, तो उन एनिमल्स के रहने के लिए उस तरह का ही सिस्टम, उस तरह का ही इन्वायरमेंट बनाया जाता है, तो उसको आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कहा जाता है। एंड नेचुरल इकोसिस्टम इज़ क्रिएटेड बाय द नेचर इटसेल्फ, व्हाइल आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज़ क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। जैसे आपने सुना होगा बोटेनिकल गार्डन, तो बोटेनिकल गार्डन क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन एक बहुत बड़े लैंड मास पे बना एक गार्डन होता है, जिसमें हर टाइप के पेड़ आपको मिलेंगे, तो हर टाइप का पेड़ एक जगह पे नहीं मिल सकता, तो उसके लिए क्या होता है, अलग अलग क्लाइमेट दिया जाता है, किसी पेड़ को ज़्यादा पानी दिया जाता है, उसकी मिट्टी अलग होती है, तो उस तरह से एक गार्डन है पूरा जिसमें अलग अलग पेड़ है, उसको कहते हैं बोटेनिकल गार्डन। तो ये क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, ठीक है। अब आगे देखेंगे इंटरेक्शन बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ये आप खुद पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है, वरना हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स आर इंटर रिलेटेड। दोनों, चाहे वो फिजिकल एनवायरनमेंट हो या बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो, वो दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। देयर इज़ अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑफ द फॉर्म ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, प्लांट्स से ग्रेन्स में, ग्रेन से इंसान में, या ग्रेन से छोटे एनिमल में, छोटे एनिमल से बड़े एनिमल में, बड़े एनिमल से और एनिमल में, तो ये एनर्जी का क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। Let us take a close look to the interrelationship between the two components of the natural environment. The physical environment obtains its energy primarily from the sun. Physical environment को एनर्जी कहाँ से मिलती है, सन को। Changes in air, water and even landforms either occur directly or indirectly due to solar energy. These changes in turn affect the biological environment. अब मान लो माउंटेन से धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उनमें बर्फ़ जमी हुई है, तो वो पिघल जाएगी ना, ग्लेशियर पिघलेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए माउंटेन से उन पर बारिश हो रही है, तो माउंटेन्स कटेंगे बारिश से, धूप से चटकेंगे तो गिरेंगे, तो क्या हो रहा है, नेचुरल जो भी इन्वायरमेंट है या इकोसिस्टम है वो इफेक्ट होएगा किस चीज़ से, फिजिकल इंटरफेसेस से। The biotical element depends on the abiotic elements of the survival. For example, all plants obtain
देयर फूड फ्रॉम लैंड, वाटर, एयर एंड सनलाइट। अगर सनलाइट और एयर नहीं होगी और वाटर नहीं होगा तो फूड क्या नहीं प्लांट्स क्या नहीं बना पाएंगे, प्लांट्स फूड नहीं बना पाएंगे। तो वो किसी न किसी तरह से एक दूसरे के इंटर रिलेशनशिप रखते हैं। The biotic elements also affect the physical environment in many ways. For example, plants release oxygen in the air, blowing animals dig up the soil and make it loose. Human beings with the varied activities like agriculture, cutting of trees, mining, construction of the roads and building also cause a number of change in the physical environment. और ह्यूमंस जो क्या करता है, पेड़ काट देता है, जानवरों को मार देता है, तो इससे क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट को चेंज करता है। फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज होगा तो बायोटिकल एनवायरनमेंट भी चेंज होगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। सीधी सी बात है, जब पेड़ नहीं होंगे तो एयर नहीं होगी, तो नेचुरल जो फिजिकल आपने चेंज किया वो बायोटिक पे भी चेंज हो जाएगा। ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, ह्यूमन को और एनवायरनमेंट के साथ देखेंगे। एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है ना। इसको अगर केयर करनी है तो केयर करनी पड़ेगी, केयर नहीं करेंगे तो लाइफ स्टाइल इंसान की बेकार हो जाएगी। एक टाइम था जब एज लोगों की ज़्यादा होती थी, हेल्दी होते थे। आज एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, नेचुरल चीज़ें नहीं मिलती, देसी घी खाने को नहीं मिलता। जब नहीं मिलती हैं ये चीज़ें तो क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, लोग ग्रोथ नहीं कर पाते, बॉडी ग्रोथ नहीं करती है, इंसान जल्दी थक जाता है, ठीक है, जल्दी बीमार भी होता है। तो ये एनवायरनमेंट का ही है। टू मीट द इंक्रीज नीड ऑफ द forest were cut down radically for firewood construction, furniture and the paper manufacture. Land was cleaned to set up industries and increase in the cultivable land to feed the teeming millions to provide housing. The destruction of forests deprived animals for their habitat. पेड़ कटेंगे तो ऑक्सीजन भी जाएगी और दूसरी चीज़ एनिमल्स भी नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें वैसा ही एनवायरनमेंट चाहिए। डायनासोर इसीलिए मर गए क्योंकि जब ज़मीन में जो लैंड थी तो टेक्टोनिक प्लेट्स का जब मूवमेंट हुआ, जब टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट हुआ तो एनवायरनमेंट वैसा नहीं रह गया जैसा डायनासोर्स को चाहिए था, तो वो गायब हो गए। समझ में आया? जैसे डोडो नाम का एक वो होता था बर्ड, ऑस्ट्रिच के जैसा, तो वो भी गायब हो गया, ठीक है। एक एलिफेंट होता था, बहुत हैवी, बड़े बड़े सींग होते थे उसके, मूवियों में आपने देखा होगा, एनिमेशन मूवीज़ में, तो वो भी गायब हो गया, तो वो ख़त्म होते चले गए, ठीक है ना। जैसे बंगाल टाइगर है, पहले ज़्यादा होते थे, 100-200 साल पहले, अब कम होते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट इफेक्ट हो रहा है, तो हम इन्वायरमेंट की केयर तो कर नहीं रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं, लैंड को, स्लोप को, जो भी लैंड है ऊंची नीची उसको प्लेन कर रहे हैं, इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं, ठीक है। जो रिवर्स हैं उनमें वेस्टेज डाल रहे हैं, उन्हें गंदा कर रहे हैं, तो गंदा कर रहे हैं तो उनमें जो एनिमल्स रहेंगे वो नहीं होंगे। जैसे गंगा डॉल्फिन है, गंगा डॉल्फिन हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, तो गंगा डॉल्फिन भी कम हो गई हैं। कम क्यों हो गई हैं? क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दिया, हमने एनवायरनमेंट को वेस्ट कर दिया है। In addition to the environment problems caused by human, natural hazards can have in the physical environment. Calamities like earthquake, tsunami, volcano eruption, landslide, flood, hurricanes and droughts risk and damage both life and property. जब नेचर के साथ आप खिलवाड़ करोगे तो नेचर बैलेंस करेगी और फिर ये सारी चीज़ें ऑकर होंगी। अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनो एरप्शन, फ्लूड्स, ये सब आएंगे। प्रॉब्लम ऑफ द एनवायरनमेंट, सीधी सी बात है, एक रिवर का रिफ्ट है, रिवर अपना रास्ता बनाती है, पहले से करोड़ों साल में उसने रास्ता बनाया है। अब उसका रास्ता आप रोक दोगे तो वो कहीं और रास्ते से जाएगी, और जब कहीं और रास्ते से जाएगी तो फ्लूड लेके चली आएगी, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये सारा आप खुद पढ़ लेंगे। डिफॉरेस्टेशन, ये वही लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम्स क्या हैं एनवायरनमेंट के साथ, उनको कैसे हैंडल करना है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग एसी रेफ्रिजरेटर चलाते हैं तो आपने पढ़ा है कि ओजोन लेयर जो हमारी है वो क्या करती है, सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं उनको रोक लेती है। अब जब हम बहुत ज़्यादा एसी रेफ्रिजरेटर चलाएंगे, हर घर में एसी रेफ्रिजरेटर होगा, तो उससे निकलती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है तो वो ओजोन लेयर को क्या करती है, डैमेज करती है, तो ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगी। अगर मान लीजिए 20-25 साल हर घर में एसी हुआ और सब ने एसी चलाया तो ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगी। अब जब ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगी तो सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो ह्यूमन पे आएंगी, क्योंकि उनको ओजोन लेयर रोकती थी। अब ओजोन लेयर ही नहीं रहेगी तो डायरेक्ट आएंगी तो हमारे हार्म होगा। तो इस तरह से एनवायरनमेंट का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एनवायरनमेंट का अगर बैलेंस नहीं होगा तो ह्यूमन लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाएगी, ह्यूमन्स लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो इस लास्ट पोर्शन जो आपका रह गया है प्रॉब्लम्स और एनवायरनमेंट, इसको लगभग मैंने समझाया है, कोशिश की है। इसको आप एक बार देख लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 2 आपको कल भेज दिया जाएगा।